छान मिंगशी लगभग पागलों की तरह झाओ निवास पहुंचा। जैसे ही वह बाईलान के निजी कक्ष में घुसा, उसने देखा कि वह बिस्तर पर बैठी हंस रही है, जबकि उसके खुले पेट पर खून लगी पट्टी बंधी हुई थी। उस दृश्य ने उसके भीतर का सारा संयम तोड़ दिया। शिष्टाचार, मर्यादा, लोगों की बातें, वह सब भूलकर वह सीधे भीतर चला गया और उसे डांटना शुरू कर दिया। मिंगशी की आवाज कांप रही थी, लेकिन डर से नहीं, गुस्से और चिंता से। उसने कहा कि यदि उसे उन लोगों से नफरत थी भी, तो कम से कम समझदारी से काम लेती। अकेले जाने की क्या जरूरत थी? अब अपनी हालत देखो, घायल, बिखरी हुई, और फिर भी ऐसे मुस्कुरा रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाईलान चुपचाप बैठी उसकी बातें सुनती रही। उसके होंठ दबे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर झेपी हुई मुस्कान थी। बाईलान ने मन ही मन सोचा, शांत स्वभाव वाले लोग जब सच में गुस्सा होते हैं, तब सबसे डरावने लगते हैं। लेकिन वह बात इतनी धीरे निकली कि शायद सुनाई नहीं देनी चाहिए थी। मिंगशी ने तुरंत पलटकर पूछा, तुमने क्या कहा? उसके चेहरे पर वही पारिवारिक आदत उभरी, बाईं आंख के पास हल्का कंपन। बाईलान एक पल को उसे देखकर सचमुच मुस्कुरा उठी। अब उसे साफ दिख रहा था, जुफेन और मिंगशी सच में भाई बहन हैं। जब बाईलान ने लापरवाही से कहा कि यह बस एक छोटा सा घाव है, कोई बड़ी बात नहीं, तब मिंगशी ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा कि वह अब भी एक अविवाहित कुलीन युवती है और ऐसा घाव निशान छोड़ सकता है। पर बाईलान ने व्यंग्य में कंधे उचकाए, अगर कोई मुझे नहीं चाहेगा तो मैं बस बूढ़ी और अकेली कुंवारी बन जाऊंगी। कितना दुखद। उस क्षण मिंगशी ने बिना सोचे उत्तर दे दिया, अगर कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा तो मैं करूंगा। कमरा एकदम शांत हो गया। बाईलान की आंखें फैल गईं। मिंगशी की आवाज मजाक नहीं थी। उसकी आंखों में ऐसा गंभीर भाव था कि उस पर शक करना कठिन था। दो लोग, जो अभी तक तकरार कर रहे थे, अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए थे जहां शब्द कम पड़ जाते हैं। उसी समय दूसरी ओर 10 संदेशवाहकों में से एक आखिरकार शूजुन तक पहुंच गया। जैसे ही उसने जुफेन के लापता होने की खबर दी, शूजुन की दुनिया जैसे एक झटके में बदल गई। उसने बिना सोचे संदेशवाहक का गला कपड़ों से जकड़ लिया और भारी, घातक आवाज में पूछा, उसे आखिरी बार कहाँ देखा गया था? वह आदमी डर के मारे कांप रहा था। उसने जल्दी से शाओरू द्वारा लिखा गया स्क्रॉल उसकी ओर बढ़ा दिया। शूजुन ने एक पल भी नहीं गवाया। वह उसी क्षण घोड़े पर सवार होकर बिजली की तरह निकल गया। जुफेन जब होश में आई तब भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसके हाथ बंधे थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था, लेकिन उसके भीतर घबराहट नहीं थी। उसने धड़कन स्थिर रखी और देखने के बजाय सुनना और सूंघना शुरू किया। दो पहरेदार, हल्की सांसें, सीलन, फफूंद और हवा में बहुत हल्की क्राइसेंथेमम पाउडर की महक। पास ही कहीं हुआंग लियन की गंध भी थी। उसने तुरंत समझ लिया, यह जगह शहर के पूर्वी हिस्से में है, जंगल के बहुत भीतर नहीं। कुछ ही घंटों बाद पहरेदार लौटे और उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दी। जुफेन ने धीरे धीरे आंखें खोली। ठंड से उसके होंठ नीले पड़ गए थे, त्वचा पर रोंगटे खड़े थे, लेकिन चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था। उसे खींचकर एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहां 6 और आदमी मौजूद थे। बीच में बैठा उनका नेता उसे ठंडी नजर से देख रहा था। जुफेन की नजर तुरंत उसके गले के पास बने सांप के चिन्ह पर गई और वह सब समझ गई। यह शू कॉर्प्स था और शू कॉर्प्स के पीछे ये फैंग। शेन वेन, जो इस अभियान का उपनेता था, ने बेरहमी से कहा कि वह अपने पति को दोष दे, अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। उनका लक्ष्य सीधा था, उसे मारना नहीं, बल्कि उसकी इज्जत तोड़ देना, उसे ऐसी हालत में सड़क पर फेंकना कि वह खुद मौत मांगे। जुफेन चुप रही, मगर उसी चुप्पी के भीतर उसने पहले ही पलटवार तय कर लिया था। उसके कंगन की नुकीली धार बहुत पहले ही रस्सी को धीरे धीरे काट चुकी थी। जैसे ही एक आदमी उसे पकड़ने आगे बढ़ा, जुफेन ने अपनी लंबी बाह में छिपी नुकीली हेयरपिन निकालकर उसकी गर्दन में घोंप दी। अगले ही पल उसने मुंह से कपड़ा उगल दिया, मरे हुए आदमी की तलवार छीनी और दूसरे हमलावर पर वार कर दिया। देखते ही देखते उसके दोनों हाथों में हथियार थे और वह रक्त के तालाब में खड़ी थी, नीले वस्त्रों पर लाल छींटे, गाल पर खून की एक रेखा और चेहरे पर निर्विकार ठंडक। वह अब शिकार नहीं, शिकारी लग रही थी। 3 आदमी गिर चुके थे, 3 बाकी थे। जुफेन घायल हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में भाव नहीं थे। वह जानती थी, युद्ध में भावनाएं सबसे बड़ा कमजोर बिंदु होती हैं। तभी शेन वेन खुद कूद पड़ा। वह शक्ति में भारी था और जुफेन की पीठ पर लगी ताजी चोट ने उसे और कमजोर कर दिया। एक पल में वह दीवार के कोने में घिर गई। सांस टूट रही थी, दृष्टि धुंधली हो रही थी। फिर भी उसने तलवारें और कस ली। यदि यह अंत था तो वह अंत भी दांत दिखाकर स्वीकार करेगी। उधर शूजुन उसी गली से गुजरा जहां जुफेन को आखिरी बार देखा गया था। उसे सड़क पर उसकी खुशबू नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन धूल में पड़े एक महीन पाउडर ने उसकी नजर रोक दी। वह घुटनों के बल झुका, उंगलियों से जमीन को छुआ, फिर आंखें बंद कर अपनी इंद्रियों को और तेज किया। पाउडर की वह टूटी हुई लकीर सीधा एक दिशा में जा रही थी। शूजुन ने बहुत धीमे स्वर में कहा, छोटी चालाक औरत, और फिर उसी निशान का पीछा करते हुए उस सीलन भरे टूटे घर तक पहुंच गया। तभी भीतर अंतिम टकराव शुरू हुआ। शेन वेन ने दहाड़ते हुए तलवार उठाई और जुफेन पर टूट पड़ा।
उसने किनारे हटकर वार टाला और उसके गले की ओर झपटी, लेकिन उसकी ताकत घट चुकी थी। तभी अचानक एक छोटा खंजर शेनवेन के जूते को भेदता हुआ उसके पैर में जा धंसा। वह दर्द से चीखा। जैसे ही उसने खंजर निकालने को हाथ बढ़ाया, दूसरा खंजर उसके हाथ को भेद गया। कमरे में मौजूद बाकी लोग जड़ हो गए। फिर उन्होंने दरवाजे के पास खड़े उस आदमी को देखा, लंबा, सुंदर और आंखों में जीवित नरक लिए हुए। शूजुन आ चुका था। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। शूजुन ने बिना किसी हड़बड़ी के तीसरा खंजर फेंका और एक और हमलावर का गला चीर दिया। अगले ही पल वह शेन वेन के सामने था। उसने उसे जमीन पर पटका, पहले से धंसे खंजरों को और गहरा करते हुए उसके पैरों की नसें तोड़ दी। शेन वेन की चीखें कमरे में गूंज उठी। बचे हुए आदमी डर से कांपने लगे। उनमें से एक तो अपने ही भय में भीग गया। शूजुन की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। वह अब सेनापति नहीं, एक पति था, जिसकी पत्नी को छूने की कीमत सामने वाले चुका रहे थे। एक अधमरा आदमी उसके पैरों में गिरकर रहम मांगने लगा। शूजुन ने तलवार उसकी आंखों पर फेर दी। यह मेरी पत्नी को गंदी नजरों से देखने की सजा है। फिर उसने उसी आदमी की पुरुषता काट डाली, और यह है ऐसी घृणित इच्छा रखने की सजा। उसकी आवाज शांत थी, लगभग उबाऊ, मानो वह किसी महत्वहीन काम का हिसाब कर रहा हो। यही उसकी सबसे डरावनी बात थी, वह क्रोध में भी शांत था। जुफेन की धुंधली दृष्टि में बस इतना आया कि शूजुन उसकी ओर दौड़ रहा है। उसकी बाहें उससे पहले उसे थाम चुकी थीं। जब उसकी चेतना आखिरी बार डगमगाई, वह बहुत धीमी, टूटी हुई आवाज में केवल उसका नाम कह पाई, शूजुन। और फिर अंधेरा छा गया। शूजुन ने अपने एक गुप्त विश्वस्त को शेन वेन को जीवित बंदी बनाकर यातना कक्ष में ले जाने का आदेश दिया। फिर उसने फटे हुए अपने ही वस्त्र से जुफेन के शरीर पर प्राथमिक उपचार किया और उसे बेहद सावधानी से उठाकर यिंग निवास पहुंचाया। वहां परिवार के विश्वसनीय वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने गहरी चोटों की जांच कर कहा कि जुफेन बचेगी, लेकिन उसे कई सप्ताह लगेंगे। पीठ पर गहरा निशान रहेगा, बुखार आ सकता है और लगातार देखभाल जरूरी होगी। शूजुन ने बस सिर हिलाया, मानो उसने वैद्य की हर बात पहले ही अपने मन में लिख ली हो। अब जब वे कमरे में अकेले थे, शूजुन उसके बिस्तर के पास बैठ गया। उसने धीरे से उसके गाल से बाल हटाए, उसका तापमान जांचा और उसकी हथेली को अपनी हथेली में समेट लिया। उसकी नजरें उसकी छोटी, मुलायम उंगलियों पर गईं, जिन पर हल्के हल्के कठोर दाने उभर आए थे। उसने मन ही मन सोचा, इतनी छोटी हथेलियों से उसने 5 आदमियों का सामना किया। उसकी पत्नी सचमुच भयावह है, लेकिन उसी भयावहता में उसे एक अजीब गर्व भी महसूस हुआ। इसी रात उसके विश्वस्त सहायक हेजिंग ने भीतर आने की अनुमति मांगी। कोई जरूरी समस्या थी। शूजुन कमरे से बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने सारा काम वहीं मंगवा लिया। थोड़ी देर में स्क्रॉल, रिपोर्ट और दस्तावेजों का ढेर कमरे में आ गया। एक तरफ बिस्तर पर घायल जुफेन थी, दूसरी ओर छोटी मेज पर झुका शूजुन बीच बीच में रिपोर्ट पढ़ता, फिर उठकर उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता, उसके होंठ नम करता, उसकी पट्टियां जांचता। वह पूरी रात उसके पास से हिला नहीं। जब जुफेन ने आखिरकार आंखें खोली, तब शाम उतर रही थी। उसने अनजाने बिस्तर, पानी का कटोरा, खून लगे कपड़े और पास बैठे शूजुन को देखा, जिसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभरे हुए थे। वह सोया नहीं था। जैसे ही उसने उसे जागते देखा, उसकी आंखों का भाव तुरंत नरम पड़ गया। वैद्य को बुलाया गया। जांच के बाद उसने कहा कि सबसे खतरनाक चरण निकल चुका है, केवल इसलिए क्योंकि शूजुन लगातार उसका तापमान नियंत्रित करता रहा। जुफेन ने बहुत धीमी, कर्कश आवाज में कहा, तुम्हें जागते रहने की जरूरत नहीं थी। शूजुन ने बस एक प्याले में गर्म चाय उठाई और उसे बहुत सावधानी से पिलाने लगा, क्योंकि वह पेट के बल लेटी थी। उसने उसके होंठों से फिसली एक बूंद अंगूठे से पोंछी और शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे क्यों नहीं रहना चाहिए था। लंबे मौन के बाद जुफेन ने साहस जुटाकर लगभग फुसफुसाया, धन्यवाद। शूजुन ने जानबूझकर भौं उठाकर कहा, क्या कहा, सुनाई नहीं दिया। जुफेन ने मुंह फेर लिया। वह हंस पड़ा, फिर उसका स्वर गंभीर हो गया। उसने कहा कि उसे 1 सप्ताह के भीतर इतना ठीक होना होगा कि बिस्तर से उठ सके, क्योंकि बहुत कुछ निपटाना है। जुफेन की नजरें प्रश्नवाचक हो गईं। तब शूजुन ने सारा सच बता दिया। उसके अपहरण के दौरान उसके पिता चेन छी को कर चोरी, रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोप में कैद कर लिया गया था। 10 दिन बाद फांसी तय थी। चेन मिंगशी अकेला दोनों मोर्चों से जूझ रहा था, और झाओ बाईलान भी इस मामले में घसीटी गई थी। वह घायल हुई, मगर बच गई। इन शब्दों ने जुफेन की छाती में जैसे पुराना घाव फिर खोल दिया। उसके मन में पिछले जीवन की वही भयानक छवि लौट आई, उसके पिता का सार्वजनिक अपमान, सड़क पर ले जाकर सिर काटा जाना और उसका खुद कुछ न कर पाना। उसकी आंखों में ठंडा संकल्प उतर आया, इस बार नहीं, वह ये फेंग को फिर वही करने नहीं देगी। अब उसने केवल उस पर हमला नहीं किया था, उसने उसके पिता, भाई, मित्र और ससुराल तक को छू लिया था। वह उसकी रेखा पार कर चुका था। शूजुन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि पर्दे के पीछे डोर कौन खींच रहा है। जुफेन ने आंखें बंद किए ही उत्तर दिया, जब तुम पहले से जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो। वह सचमुच जानता था, फिर भी उसने उस पर भरोसा किया, इतना कि वह उसके सामने अपने संदेह छिपा नहीं रहा था। जुफेन ने यह महसूस किया, और उसी क्षण
उसने उसके प्रति एक और गहरा ऋण मान लिया। इसके बाद कई दिनों तक शू जुन उसके लिए जांच पड़ताल करता रहा। जुफेन ने उसे अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों और शहर प्रमुखों के नाम बताए, वे सब लोग जिनके काले रिकॉर्ड वह अपने पिछले जीवन से जानती थी। उसने उनके रजिस्टर निकलवाए, छिपी फाइलें मंगवाईं और धीरे धीरे एक जाल बुनना शुरू किया। इसी दौरान पता चला कि बाइलान के मामले के पीछे गुमेयुए थी। उसने सोने की 10 पेटियों के बदले आदमियों को खरीदा था। जुफेन को आश्चर्य नहीं हुआ, वह बस एक पल को शांत रही। फिर उसके होठों पर बहुत हल्की मगर बेहद खतरनाक मुस्कान उभरी। जब शूजुन ने पूछा कि वह अब क्या करने वाली है, तो जुफेन ने रिकॉर्ड बंद कर दिए और बहुत शांत, लगभग सुकून भरे स्वर में कहा, उन्हें कीचड़ में घसीटूंगी। उसका मतलब केवल अपमान नहीं था, वह उनकी प्रतिष्ठा, शक्ति और नकली चेहरों, सबको जनता के सामने तोड़ देना चाहती थी। शूजुन हंसा। उसे अपनी पत्नी का यह रूप डरावना नहीं, गौरवपूर्ण लगा। उसने छेड़ते हुए कहा कि वह तो आंख के बदले सिर लेने निकली है। 3 दिनों बाद वे सुबह की अदालत में प्रवेश करेंगे और पूरा राजदरबार स्तब्ध रह जाएगा, क्योंकि जिसे सब मृत या अपमानित समझ बैठे थे, वही माननीय शिया वांगफेई जीवित सामने खड़ी होगी। जुफेन ने आंखें मूंदते हुए कहा, यह तो बस पहली चाल है। यदि ये फेंग खेलना चाहता है, तो हम उसे बताएंगे कि शतरंज खेली कैसे जाती है। शू जुन ने धीमे से हंसते हुए पूछा, इस खेल में जीतेगा कौन? जुफेन ने आंखें खोली नहीं, लेकिन उसके होठों की शांत रेखा ही उत्तर थी। और फिर वह दिन आ गया। सुबह की अदालत में शिया दंपति के अचानक प्रवेश ने पूरा दरबार हिला दिया। चेन मिंगशी अपनी बहन को जीवित देखकर स्तब्ध रह गया। उसने कई रातों से नींद नहीं ली थी। पिता कैद में, प्रिय स्त्री घायल, बहन लापता। कुछ ही दिनों में वह जैसे 10 साल बूढ़ा हो गया था। लेकिन जुफेन ने उस पल उसे नहीं, अपने असली लक्ष्य को देखा। सिंहासन के सामने बैठा सम्राट और उसके दाईं ओर वे चेहरे जो यह सब रच चुके थे। सम्राट ने कड़क आवाज में पूछा, शिया ड्यूक, इसका क्या अर्थ है? शूजुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रधानमंत्री चेन की बेगुनाही सिद्ध करने आए हैं। कुछ अधिकारियों ने तुरंत विरोध करना चाहा। विशेषकर ऑफिशियल पिंग ने ताना मारा कि सबूत तो पहले से मौजूद हैं। तब जुफेन ने पहली बार अदालत में सीधे उत्तर दिया। उसके शब्द विनम्र नहीं, धारदार थे। और जब ऑफिशियल पिंग ने चिल्लाकर कहा कि किसी स्त्री को अदालत में बोलने का अधिकार नहीं, तब शूजुन की एक मुस्कान ने आधी सभा को चुप करा दिया। उसने याद दिलाया, वह केवल प्रधानमंत्री की बेटी नहीं, प्रथम श्रेणी की शिया डचेस भी है। फिर जुफेन ने अपने लोगों से भारी रजिस्टरों और दस्तावेजों के ढेर मंगवाए। कुछ अधिकारियों के चेहरों का रंग उसी क्षण उड़ गया। ऑफिशियल ली ने घबराकर पूछा कि वह ऐसी घिनौनी चीजें अदालत में लाने की हिम्मत कैसे कर सकती है। जुफेन हंस पड़ी, एक मधुर, चमकदार लेकिन विषैली हंसी। उसने मीठे स्वर में पूछा कि क्या वह अश्लील पुस्तकों की बात कर रहा है या अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों और नगर प्रमुखों के छिपे हुए अपराध रजिस्टरों की। पूरे दरबार पर बर्फ सी खामोशी छा गई। जुफेन ने एक नीला रजिस्टर उठाया और बहुत स्पष्ट आवाज में अपने पिता पर लगाए गए आरोप गिनाए, रिश्वत, कर चोरी, दुश्मन को सूचना, लूट, पद का दुरुपयोग। फिर उसने कहा कि सम्राट अंतिम निर्णय देने से पहले बाकी मंत्रियों और अधिकारियों के रिकॉर्ड भी देख लें, ताकि सही और गलत में अंतर स्पष्ट हो जाए। यह केवल अपने पिता को बचाने की दलील नहीं थी, यह एक सामूहिक वध का प्रारंभ था। और फिर उसने पहला नाम पढ़ा, ऑफिशियल काई। 2 गर्मियों पहले दुर्लभ मसालों की रिश्वत, पिछले वसंत में सोने की खदानों के बदले हत्या का मामला दबाना, और इस वर्ष के और भी अपराध। जुफेन हर पंक्ति ऐसे पढ़ रही थी जैसे वह कोई कविता सुना रही हो, मगर हर शब्द एक हथौड़ा था। ऑफिशियल काई का चेहरा पीला पड़ गया, सम्राट का चेहरा और गहरा होता चला गया। अदालत को अब समझ आने लगा था, आज यहाँ केवल एक आदमी का नाम साफ नहीं होगा, कई सिर कटेंगे, भले अभी तलवार न चली हो।